नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। आज वो दिन है जिसका इंतजार हर सभी को था। 7 फेज में वोटिंग हुई, चुनाव हुआ, लेकिन आज का दिन जो है 4 जून का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या इंडिया गठबंधन आगे पहुंच पाएगा, या एक बार फिर जिस तरीके से बात कही जा रही है 400 पार की बात कही जा रही है, भाजपा की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, क्या एनडीए को बढ़त मिलेगी या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अस्पष्ट नजर आ रहा है अपने गठबंधन को लेकर, चाहे वो हम कांग्रेस की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, सपा की बात कर ले या आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी हम देखें तो वो कड़ी टक्कर इस बार देता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी आगे नजर आ रहे हैं, आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और नोटा जिस तरीके से जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी जब भाग गए थे, अगर हम बात करें कि वो मैदान छोड़ के भाग गए थे बीजेपी के सामने, तो उसके बाद बहुत ज्यादा चर्चाओं में आया था इंदौर में नोटा, कि नोटा को वोट दे, नोटा का बटन दबाए। और वही नोटा इस वक्त जो है वो दूसरे स्थान पर नजर आ रहा है शंकर लालवानी यानी बीजेपी के बाद। खजुराहो से अगर बात कर ले तो बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है मध्य प्रदेश बीजेपी के, वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं और जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है। धार की बात करें तो बीजेपी से सावित्री ठाकुर भी आगे चल रही है। देवास से बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी आगे चल रहे हैं, 73,748 वोटों से आगे चल रहे हैं। उज्जैन की बात कर ले, सांसद अनिल फिरोजिया जो इससे पहले भी सांसद रहे हैं, वो भी यहाँ पर 25,000 के आसपास आगे चल रहे हैं, बढ़त बढ़ाए हुए हैं। टीकमगढ़ लोकसभा से वीरेंद्र खटीक भी आगे चल रहे हैं, तो वहीं सागर से बीजेपी की लता वानखेड़े आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है और रुझान में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरी की पूरी जो 29 सीटें हैं इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरगुजा लोकसभा से बीजेपी के चिंतामणि महाराज आगे बताए जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कोरबा से सरोज पांडे आगे चल रही है। बिलासपुर से बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो फिरोजपुर से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। फतेहपुर से बीजेपी के साध्वी निरंजन ज्योति आगे चल रही है। कासगंज से सपा के देवेश शाक्य आगे चल रहे हैं। बरेली से लोकसभा के बीजेपी के छत्रपाल गंगवार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 घंटे का समय रहेगा, जिसके बाद क्या स्थिति है वो हमारे सामने होगी। अनुराग शर्मा बीजेपी से वो भी आगे चल रहे हैं। तो कई ऐसी जगह है जहां पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो जालोर से कांग्रेस के वैभव गहलोत जो है वो पीछे बताए जा रहे हैं। देखिए, वैभव गहलोत एक युवा चेहरे का नाम यहाँ पर आता है और कहीं ना कहीं खानदानी कैंडिडेट ये बताए जा रहे थे, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से ये पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लुबाराम जो है वो आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए 38 पर और इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से 9 पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीटें जिसमें से एक है राजनांदगांव जिसमें भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और एक है कवासी लखमा जिस सीट पर खड़े हुए हैं वो बस्तर सीट, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में और पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से भूपेश बघेल, ये दोनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। बाकी की 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की 6 सीटों पर आगे चल रही है, यानी हरियाणा की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की 6 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये नुकसान यहां पर भाजपा को होता हुआ नजर आ रहा है। अंबाला, सिरसा, सोनीपत, रोहतक और गुड़गांव में कांग्रेस आगे चल रही है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खुला है, कुरुक्षेत्र में आगे चल रही है। फिलहाल ये रुझान है, स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है। हिसार, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा सीट सबसे ज्यादा यहाँ पर हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर बीजेपी के विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं। और चलिए हमारे साथ रायगढ़ से सोनाली हमारे साथ जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से हमारी संवाददाता। सोनाली, बताइए जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं क्या कुछ स्थिति है छत्तीसगढ़ की? अगर हम बात करें तो 2 सीटें, वो सीट जिसको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहां पर जीत सकती है, आश्वस्त नजर आ रही थी कांग्रेस, और वही सीटों पर अभी रुझान में दोनों कैंडिडेट आगे हैं। जी मैं आपको बता दूं, अभी मतगणना की प्रक्रिया जो है वो उसकी जारी चल रही है। 9 और 2 की सीटें में जो है
उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अभी इस वक्त देश भर में लोकसभा का जो है पर्व जो है मनाया जा रहा था और आज 4 जून को जो है परिणामी रिजल्ट की मतगणना की प्रक्रिया जो है चल रही है। 543 सीटों पे जो है मतगणना जो है लोकसभा सीटों का जो चुनाव हो रहे थे, वहीं पे छत्तीसगढ़ में 11 सीटों की लोकसभा सीटों में मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बता दूं, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायगढ़ में। रायगढ़ के 6वें चरण की जो है मतगणना की प्रक्रिया जो है सामने आई है, जहां मैं बता दूं 3,84,086 वोटों से अब तक जो है आगे मतगणना की प्रक्रिया चली है, जिसमें राधे श्याम राठिया है सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 1,51,701 जो है वो पीछे चल रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं बीजेपी और कांग्रेस में जो है अभी जो है मतगणना की प्रक्रिया देखी जा रही है, जिसमें बीजेपी जो है सबसे आगे चल रही है। वहीं 11 की 11 सीटें बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन 9 और 11 की जो है दौर जारी है। देखना होगा कि किसकी जीत होती है। अभी शाम तक ये जो है मतगणना की जो है प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अभी हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं रायगढ़ में। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधे श्याम राठिया अभी तक 80,000 से ऊपर वोटों से आगे हैं, और जब अभी 11 राउंड और बचे हैं तो ये लीड हमारी 2 लाख से ऊपर की जाएगी। 5,904 जो थे विष्णुदेव साय की सरकार थी, क्या राधे श्याम राठिया उससे आगे जा पाएंगे? माननीय विष्णुदेव साय जी का रिकॉर्ड राधे श्याम जी राठिया ने तोड़ेंगे और 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख 3 लाख वोटों से विजयश्री हासिल होगी। बीजेपी कह रही है 11 की 11 सीट लेके आएगी, लेकिन अभी 9 और 2 की भिड़ंत चल रही है। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी प्रारंभिक रुझान में 2 सीटों पे पीछे है, जो कि कवर हो जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। गोवर्धन राठिया 1,104, 11 की 11 सीट जो है पूजा सीदार 1,062, देखना होगा प्रकाश कुमार उरांव 1,934, किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार 2,069, एनडीए की बात करें तो 292 एनडीए लेकर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन जो है 228 सीट लेके आ चुकी है। और मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जो है 11 की 11 सीट में जो है लोकसभा सीट का जो है चुनाव हो रहा था। अब ये देखना होगा थोड़ी देर में जो है परिणाम सामने आ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार किसकी बनती है, केंद्र में किसकी सरकार बनती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए साधना न्यूज़ बैक टू स्टूडियो। चलिए सोनाली, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अनाउंसमेंट हम पीछे साफ तौर पर सुन सकते थे और काउंटिंग यहाँ पर जारी है, और हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर साधना न्यूज़ जिस तरीके से पहुंचा है, कहीं ना कहीं अपडेट हम तक पहुंच रहा है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है और सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, छिंदवाड़ा की अगर हम बात कर ले तो देखिए छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, क्योंकि कमलनाथ यहाँ से लगातार, कमलनाथ एक ऐसे नेता नहीं है जिसे हम कहे कि वो सिर्फ नेता है या कांग्रेस नेता है, एक जमीनी स्तर का। बिल्कुल, इंदिरा गांधी का मतलब कहते थे कि वो बायां हाथ है जी। कमलनाथ जी जो है वो उनके भाई का रोल प्ले करते थे हमेशा। और छिंदवाड़ा सीट एक ऐसी सीट थी 2019 में जो सिर्फ जहाँ पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था, लेकिन जो 28 सीटें वहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। कहीं ना कहीं जो नाथ परिवार है वो अब लगता है कि इस सीट को बचा पाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी नजर आ रही है मीनाक्षी, क्योंकि देखिए जो अभी तक के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से विवेक बंटी साहू आगे चल रही है, और ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि नकुलनाथ यहाँ से सांसद प्रत्याशी रहे हैं। नकुलनाथ 5 साल का कार्यकाल रहा, पहली बार जीत के आए, जनता के बीच पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रुझान सामने आ रहे हैं उसको देख के लगता है कि क्या हो सकता है फिर इनका भविष्य, क्योंकि विवेक बंटी साहू तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आए थे, चाहे हम निर्दलीय की बात कर ले, चाहे हम भाजपा कांग्रेस की बात कर ले, जितने भी दल है सभी ने यहाँ पर प्रचार किया। और अगर मैं भाजपा की बात कर लूँ तो भाजपा से हर एक नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर आए थे प्रचार करने के लिए, और आश्वासन भी नजर आ रहे थे कि ये सीट हमारे ही खाते में होगी, और कुछ रुझानों के हिसाब से मीनाक्षी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नेहा जी अभी रुझानों पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी जो रुझान है वो
चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, वो लगातार कभी ज्यादा तो कभी कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शायद जो है नतीजे वो हमारे सामने होंगे और तस्वीर जो है वो नई सरकार की वो बहुत जल्द साफ होने वाली है। बिल्कुल, तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी और आज का दिन ही इसलिए हमने कहा है कि खास है और सावधान न्यूज लगातार पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल जो अभी स्थिति चल रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 230 पर इंडी गठबंधन, यानी वो गठबंधन जो तैयार सिर्फ इसलिए किया गया था कि हम जीते, कहीं ना कहीं 400 पार की बात यहाँ पर भाजपा कहते हुए नजर आ रही थी। और जो बहुमत की अगर हम बात करें तो बहुमत तो वैसे भी भाजपा के पास यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई ऐसे दिग्गज है जो अभी इस रुझान में पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी खुद पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मृति ईरानी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रामायण के राम की तो वो भी पीछे है। शायद उनके लिए इसीलिए ही आगे लाया गया था कि शायद वो इमोशनली जो वोट बैंक है उसको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रामायण में राम की भूमिका निभाई, तो वो भगवान के रूप में उनका जो चेहरा था वो जमीन पर उतर कर आया और लोग उनको भगवान मानने लगे। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आमिर शेख हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चलिए आमिर का रुख करते हैं। आमिर बताइए क्या कुछ स्थिति है? देखिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाले और कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा था कि शायद ये कम्पीट नहीं कर पाए, कंपटीशन में नहीं आ पाए, मात ना दे पाए, लेकिन पूरे देश में हम देख रहे हैं आमिर क्या स्थिति। खरगोन की अगर बात करें तो खरगोन में क्या कुछ देखा जा रहा है इस वक्त मतगणना के दौरान? चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज खरगोन में मतगणना सुबह 7 बजे से डाक मत का स्ट्रांग रूम कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, गणना प्रेषक, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया। डाक मतपत्रों की गणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुई। आपको बता दें कि खरगोन बड़वानी लोकसभा में 20,40,000 वोटरों को प्रत्याशी भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 4 विधानसभा खरगोन जिले की और 2 विधानसभा खंडवा जिले की है। मतगणना जारी है नेहा जी। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रत्याशी के भाग्य का सत्ता किसका योग है और किसके साथ हाथ लगेगी निराशा। हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये 11:25 की सुबह की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। इसमें जो बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल जो हैं वो 79,380 वोट से आगे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें जो रुझान जो है भाजपा का 3,39,229 मत है, कांग्रेस के जो है 2,59,849 मत है और सीपीआई जो है 4,441, बसपा जो है 3,331 और निर्दलीय इसमें मैं आपको बता दूं 3,331 के साथ नोटा का भी प्रयोग 7,250 नोटा का भी प्रयोग हुआ है और मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है नेहा जी। आमिर, सबसे पहले जो मतगणना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में वो खरगोन की शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है। उसके हिसाब से जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, कैसे रुझान यहाँ के रहे? नोटा का भी आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं नोटा को भी यहाँ पर वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पलट सकती है? ऐसा कुछ नजर आ रहा है फिलहाल? ये मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट में है और इसमें करीबन 79,380 वोट जो बीजेपी के जो गजेंद्र सिंह पटेल है वो आगे चल रहे हैं। कुल 20 राउंड होने और अभी जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ ये 11:25 की है नेहा जी। और आमिर जी एक चीज और, जैसे कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो 2019 की अपेक्षा 2024 में गिरा, तो क्या लगता है जो वोटिंग प्रतिशत गिरने की वजह से कहीं ना कहीं एक पक्षीय जो वोटर्स थे वो मतदान करने के पहुंचे, तो अब है वो शायद मध्य प्रदेश के हित में आएगा और भाजपा अपना परचम यहाँ पर लहरा पाएगी। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम आमिर जी से। तो अब यूपी में जो है वो भी अब रुझान बदलने लगे और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी अब बड़ी टक्कर देने को तैयार है एकदम। आमिर शुक्रिया हमसे जुड़ने। हमारे संवाददाता आमिर शेख हमारे साथ जुड़े हुए थे। मीनाक्षी, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर जिक्र किया वोटिंग परसेंटेज को लेकर और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या तमाम निर्दलीय दल हो, कहीं ना कहीं सबका जो फोकस रहा था वो परसेंटेज बढ़ाने को। एग्जैक्टली। और इससे पहले भी हमने देखा जब पहले चरण का मतदान हुआ था बहुत कम प्रतिशत यहाँ पर रहा था और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर कोशिश की, मीटिंग की कि किस तरीके से परसेंटेज बढ़ाया जाए। इस पर हम बात करेंगे और देवास से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित बागलेकर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ कह रहा है देवास का इतिहास, क्या होगा इस बार? और मतगणना चूंकि जारी है, स्थिति फिलहाल क्या नजर आ रही है? अमित, आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए एक बार पुनः कोशिश करेंगे हम। अमित के संपर्क फिलहाल टूट चुका है, तो देवास में भी जो है वो स्थिति जो है वो यहाँ पर टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम नजर डालें तो 29 सीटों पर भाजपा का परचम लहराते हुए नजर आ रहा है। एक वो सीट जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी और उसे लेकर हर कोई आंख मूंद कर कह सकता था कि शायद ये कांग्रेस के खाते में जाएगी, छिंदवाड़ा की, लेकिन वहां पर भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहां से भी विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मीनाक्षी में बात करूं तो गुना अशोकनगर जो संसदीय क्षेत्र है वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। और विदिशा की अगर हम यहां पर बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री वो भी यहां पर एक अच्छे खासे आंकड़े से यहां पर आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए चिंता की जो है बात नहीं है, लेकिन बात अगर राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की कर ले तो वहां पे से जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा डगमगाने वाला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष आगे जा रहा है या फिर 2 से 4 सीटें जो है वो विपक्ष को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी 8 सीटें जो है वो विपक्ष के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और मीनाक्षी हमारे साथ अमित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहाँ पर? मतगणना चूकी जा रही है, स्थिति क्या है, क्या कुछ शुरुआती रुझान कह रहे हैं? देवास में 12वां राउंड अभी चल रहा है, 12वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। जहां तक अभी 12 राउंड की बात करेंगे तो 2 लाख से अधिक मतों से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आगे चल रहे थे। कहीं ना कहीं उनका जो पिछला आंकड़ा 4.25 लाख से जो जीते थे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी 2019 में, वो रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि अपने आप में खुद ही रिकॉर्ड पार करने वाले हैं। बहरहाल अभी टोटल 18 राउंड होने वाले। उसके अलावा रायसेन और खंडवा विधानसभा लोकसभा भी देवास जिले में 2 विधानसभाएं लगती है, तो उनके भी परिणाम होने के बाद टोटल आंकड़ा इन्होंने शाम मतलब आज और कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपना रिकॉर्ड तोड़ते या नहीं तोड़ पाते इस बार। बिल्कुल। और इससे पहले भी हमने देखा है अमित की महेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो जीते हैं, इससे ज्यादा आंकड़े से जीते हैं। और अभी भी जो अंतर चल रहा है वो भी कम से कम 30,000 के आसपास का यहाँ पर चल रहा है शायद। बिल्कुल। अगर लोकसभा की बात करें तो 2 लाख से अधिक वोटों से, चूंकि देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है और अभी हम केवल देवास जिले की 4 विधानसभा की बात करें, 5 विधानसभा एक तो उसमें रायसेन और खंडवा भी जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं भी जो शुरुआती बात करेंगे 20,000 अधिक वोटों की देवास विधानसभा की बात चल रही है। 8 विधानसभाओं की इनोवर बात करेंगे तो 2 लाख से अधिक वोटों आगे चल रहे हैं। और अभी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की सबसे पहले साधना ने प्रतिक्रिया आई है कि राष्ट्रवाद की विजय हुई और जनता ने राम मंदिर को 370 धारा तो हटाई थी, उसको लेकर जनता ने अपना बहुमत दिया और कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद जनता का मिला उससे वो खरे उतरेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे रहे। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर राम मंदिर मुद्दा रहा, या फिर शिवराज सिंह की जगह पे मोहन यादव को जो है सीएम बनाया गया, तो कई सारे प्रश्न ये भी उठ रहे थे कि नया चेहरा आया है, अब जो है विकास भी होगा। हालांकि पहले भी विकास हुआ था, तो अब मुझे लगता है जो नतीजा है वो मोहन यादव की वजह से जो है 1 सीट। मीनाक्षी, बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर महेंद्र सिंह सोलंकी जी जुड़े हुए हैं और जो कि नतीजों का दिन है। सर, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको जिस हिसाब से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है, 400 पार की बात जो कही जा रही थी वो साक्षात होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक केवल मोदी नाम की लहर चल रही है। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाद दाताओं ने भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने आशीर्वाद प्रदान किया है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते थे। इस संकल्प को मजबूती देने के लिए देश के आशीर्वाद दाताओं ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री पद की बागडोर दी है। निश्चित रूप से ये निर्णय ऐतिहासिक है जी। ये देश के महत्व का, देश के राष्ट्र के महत्व का निर्णय है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा माहौल देश में आशीर्वाद दाताओं ने आशीर्वाद देकर बनाया है। तो आने वाले समय में हमारा देश समृद्ध भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा और विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं और 2047 तक का जो सपना हमने देखा है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्र जी, लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, विकास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपका क्षेत्र है उसको लेकर भी कई सारी बातें यहाँ पर सामने आई है। अब क्या करिएगा? अब चुनाव जीत के अगर आप पहुंचते हैं केंद्र में तो किस तरीके से जनता की बात को रखेंगे सदन में? देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में मेरे पिछले कार्यकाल में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हुए हैं जी। जिसमें रेलवे स्टेशनों का विकास, रेल लाइन का विकास, अस्पतालों का विकास, स्कूल का विकास, महाविद्यालयों का विकास, सड़कों का विकास, तालाब, डैम, ये सब बना है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस आंकड़े को 2 गुना करने का प्रयास मैं करूंगा और देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र भी 2047 तक
भारत के साथ विकसित देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र बनेगा। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिट कर रही है, सीटें थोड़ी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी आश्वस्त नजर आ रही थी कि गठबंधन बना है तो जीत भी सकते हैं, लेकिन सीटें यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। महेंद्र जी, इंडी गठबंधन को अपना रोना धोना छोड़कर हाँ, स्वयं का आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और पिछले जो कर्म उन्होंने किए हैं, जब जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, उस समय को याद करना चाहिए कि जनता ने उन्हें सेवा करने के लिए अवसर दिया था और उन्होंने केवल घोटालेबाजी करने में अपना समय गंवा दिया। आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लांछन लगाते हैं, वो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। इस तरह की मानसिकता उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। उन्हें अपनी विचारधारा में, अपनी मानसिकता में पूरी तरह से सुधार करना चाहिए। जी महेंद्र जी, एक चीज और पूछूंगी। भाजपा का और तमामी विपक्षी दलों का आरोप है कि अगर भाजपा एक बार फिर जीतती है, कांग्रेस और विपक्षी दलों का, भाजपा जीतती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आते हैं, केंद्र में पीएम बनते हैं, तो ये संविधान को बदल देंगे। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब देश को चलाने के लिए संविधान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो संशोधन सभी सरकारों ने किया है। वो नेहरू सरकार हो, वो इंदिरा सरकार हो, वो राजीव गांधी सरकार हो, वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, इन सरकारों ने भी संविधान में समय अनुसार परिवर्तन किया है। देश में देश की परिस्थिति को के समसामयिक होने के लिए जिस प्रकार के परिवर्तन करने आवश्यक होते हैं, वो संशोधन करके परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर किया है। परंतु संविधान के प्रति जो आस्था देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, ऐसी आस्था मैंने किसी राजनेता में नहीं देखी है। और देश का संविधान यदि किसी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और कहीं ना कहीं नया जी देखा जाए तो विपक्ष जो है आरक्षण को लेकर भी घेरता आया है। जी बिल्कुल। तो महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साधना न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम हमसे बातें साझा करने के लिए। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए किस तरीके से जब विजन होता है मीनाक्षी, तो कहीं ना कहीं हम उस पर चल पाते हैं। लक्ष्य हमारे सामने होता है तो हम उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य विहीन हम जब हो जाते हैं तो कुछ भी हमारे सामने नहीं होता है। कुछ यही स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम इंडी गठबंधन की बात करें या तमाम विपक्षी दलों की बात कर ले, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं। बहरहाल एक अपडेट हम अपने दर्शकों को एक बार फिर यहाँ पर दे देते हैं कि नोटा की बात हमने यहाँ पर कही थी, और इंदौर की अगर बात करें तो नोटा का जो आंकड़ा है, वोटिंग जो है वो 1 लाख के करीब पहुंची और ये सबसे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। पहली बार नोटा को इतने ज्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि देखिए अक्षय कांति बम मीनाक्षी जिस वक्त यहाँ पर मैदान छोड़ के भागे थे तो एक तरफा यहाँ पर चुनाव हो गया था और कहा जा रहा था कि शंकर लालवानी यहाँ पर अब एक तरफा जीतेंगे और कहीं ना कहीं वो आगे भी चल रहे हैं। लेकिन नोटा जो आई थी वो बिल्कुल सामने आई और फिर उन्होंने ये प्रचार किया कि आप ज्यादा से ज्यादा नोटा को वोट जी जी, और वही देखिए कहीं ना कहीं उसका नतीजा है वो सामने आ रहा है। और चलिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघा जैन इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। मेघा का भी रुख करते हैं। मेघा, देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा भी अभी कर ही रहे थे और 1 लाख के पार यहाँ पर नोटा पहुंचा है। अक्षय कांति बम मैदान छोड़कर भागे, शंकर लालवानी एक तरफा जीते हुए नजर आ रहे थे और अब जो स्थिति है वो ये है कि शंकर लालवानी कहीं ना कहीं रुझानों में आगे है, लेकिन नोटा भी कहीं ना कहीं वो आंकड़ा पार कर रहा है। शायद इतिहास में पहली बार होगा। क्या कहेंगे मेघा? और कुछ लोग भी आपके साथ यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जरा बताएं क्या कुछ विस्तार से जानकारी है। जी नेहा, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी इंदौर में जो अब मतगणना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद भी रह चुके लगातार इंदौर में, सांसद शंकर लालवानी जो अभी 8 लाख वोट प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वहीं अगर नोटा की बात की जाए तो इंदौर ने नोटा में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है, 1 लाख नोटा पार कर चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 14 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, लोकसभा प्रत्याशी 14 कैंडिडेट से, उसमें से कुछ कैंडिडेट 3000, 2000, 4000 इस तरीके तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के नहीं होने से नोटा की संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल भी है। इसी के साथ मेरे साथ आज तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आंकड़े को कैसे देख रहे हैं। तनुज जी, 1 लाख नोटा पार कर चुका है, इंदौर की जनता एक बार फिर ये बता रही है कि जागरूक तो है। निश्चित रूप से देखिए क्या है कि जहां पर कैंडिडेट जो कांग्रेस ने अपना घोषित किया अक्षय कांति बम को,
और जो भी सामने सबके सामने कि वो कैंडिडेट ने जिस तरीके से विड्रॉल करा, तो सभी लोग काफ़ी चौकन्ना, खासकर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका था। तो जितने भी कांग्रेस के फेवर, कांग्रेस ने एक अभियान भी चलाया, आप लोगों ने देखा होगा, नोटा अभियान, और उस नोटा अभियान के तहत कांग्रेस ने सभी से अपील करी थी। तो निश्चित रूप से जितने वोट कांग्रेस के खाते में आना थे वो निश्चित रूप से नोटा के रूप में है। और मुझे लगता है कि इस बार इंदौर जो है, जैसे कि हर बार किसी ना किसी चीज़ में अब एक रिकॉर्ड कायम करता है, तो राष्ट्र भर में इंदौर जो है नोटा में भी लगता है इस बार एक नया कीर्तिमान कायम करेगा। 1 लाख पार तो हो चुका है, देखना है कि अंतिम चरण तक ये कितने संख्या पे पहुंचेगा। लेकिन कहा जा रहा था कि शंकर लालवानी भी ये बात मंचों से भी कह रहे थे कि इस बार 8 लाख पार, लेकिन आंकड़े अगर जिस तरीके से देख रहे हैं तो शंकर लालवानी 7-8 लाख तक तो पहुंच चुके हैं। तो क्या 10 लाख 12 लाख का ये आंकड़ा छू जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हुआ था, निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज कम था, पर आंकड़ों की बात की जाए तो कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी देखिए मतगणनाएं चल रही हैं, अभी तक 10 चरण ही पूरे हुए हैं मतगणना के, काफ़ी सारे चरण अभी बाकी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 लाख का जो आंकड़ा दावा कर रही थी वो पार करेगी। और देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के लिए भी हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एनडीए को लगभग 295 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो सरकार जो है फिर से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्थापित करेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेहा, आपने सुना विश्लेषक तनुज दीक्षित मेरे साथ थे जो ये बात कह रहे थे कि वाकई इंदौर ने नोटा में भी परचम लहराया है। हाँ। नेहा, बिल्कुल मेघा, देखिए इंदौर वासी हमेशा हर एक क्षेत्र में आगे रहते हैं, चाहे स्वच्छता की बात कर ले या फिर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड अगर हमें कायम करने हैं तो मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो सबसे आगे रहता है। और नोटा देखिए, क्योंकि अभी उन्होंने बताया है विश्लेषक जो आपके साथ है मेघा, 6वां राउंड चूंकि यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए 6वें राउंड के बाद अगर हम देखें तो 1 लाख के पार नोटा पहुंच गया है और यकीनन अभी बहुत सारे राउंड बाकी है। अब देखते हैं कि क्या आंकड़ा नोटा यहाँ पर छू पाता है इंदौर में। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मेघा। और मीनाक्षी, जिस तरीके से हमने देखा, नोटा की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अक्षय कांति बम जब मैदान छोड़कर भागे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए थे, यहाँ पर भाजपा को लेकर आरोप लगाए थे कि भाजपा से मिली भगत है या फिर भाजपा ने ब्लैकमेल, दबाव महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे जो आरोप प्रत्यारोप थे वो एक दूसरे पर लगे थे। और नोटा की अगर बात करी जाए तो फिर रिकॉर्ड बनेगा बिल्कुल। और फिर देखना दिलचस्प ये भी होगा कि अगर सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं तो उस समय क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इतिहास में पहली बार होगा कि अगर सबसे ज्यादा अगर नोटा को वोट मिलते हैं। हालांकि देखिए, शंकर लालवानी की बात कर ले, पहले भी सांसद रहे हैं, कई सारे काम उन्होंने इंदौर जैसे शहर को स्टैब्लिश करने में कई सारे काम यहाँ पर किए हुए हैं। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर उनको मैदान में उतारा गया है। हालांकि टिकट जब मिलनी थी तो कई सारी बातें कई नेताओं ने कही थी कि शायद टिकट कट भी सकता है और कई सारी बातें यहाँ पर उस वक्त निकल के आई थी सामने, लेकिन पार्टी ने फिर विश्वास जताया और टिकट दिया और अब जो है वो एक अच्छा खासा आंकड़ा पार कर सकते हैं। बहरहाल अभी आगे की काउंटिंग बाकी है। और अगर हम बात करें पूरे देश में तो कहीं ना कहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए जो है वो बात कही जा रही है 250, 295 इस तरीके की बात एग्जिट पोल में कही गए थे बहुमत को। हालांकि अगर हम बात करें नेहा जी तो सारे टीवी चैनल्स या बहुत सारे न्यूज एजेंसीज जो है वो एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रही थी और कह रही थी कि शायद कम सीट पे ही जो विपक्ष है वो सिमट जाए। लेकिन अब जो रुझान आज का निकल कर आया, यानी कि लोकसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है और रुझान लगातार बदल रहे हैं, कहानी लगातार बदल रही है। लेकिन दिलचस्प होगा कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम देखें तो एनडीए ये आंकड़ा बहुत आसानी से, या फिर हम कहें भाजपा ये आंकड़ा बहुत आसानी से पार करता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन समय रहते शाम तक जिस तरीके से होगी वो हमारे सामने होगी। और चलिए, हमारे संवाददाता सागर से मुकुल भी जुड़े हुए हैं। मुकुल, बताएं क्या कुछ स्थिति, कितने राउंड में अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, क्या कह रहा है सागर का इतिहास? बिल्कुल मेगा, आपको बता दें अभी 9 राउंड तक का रुझान आ चुका है, 9 राउंड, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बुंदेला जी वो बहुत पीछे चल रहे हैं। और आगे जो भी सागर जिले की बात करें, सागर संभाग की बात करें तो सभी जगह सभी सीटों पर सागर बीजेपी आगे चल रही है। अभी कम से कम 10 से 12 राउंड और बाकी रह जाए। अब जितना जो आएगा जीत का जो मार्जिन है कितना होता है, 1 लाख होता है, 2 लाख होता है, 3 लाख वोट होता है, जो आखिरी राउंड में पता पड़ जाएगा। वहाँ से बोला जा रहा था कि सागर से जो
बीजेपी प्रत्याशी हैं, कम से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों से तो नहीं जीतती नजर आ रही है, लेकिन हाँ 2-2.5 लाख वोटों का जीत का मार्जिन रहेगा। बिल्कुल मुकुंद, क्योंकि शुरुआती रुझान है और जिस तरीके से काउंटिंग जारी है उसके बाद कुछ भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और सागर की बात हम यहाँ पर करें, मीनाक्षी, बीजेपी की लता वानखेड़े जो है वो आगे नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, अभी 5-6 राउंड की काउंटिंग हुई है, इसके बाद आगे के जो कह पाना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि रुझान जो है वो लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। विपक्ष जो है वो बराबर की टक्कर दे रहा है। अगर यूपी की बात करें तो वहां पर भी विपक्ष जो है एनडीए को बराबर की टक्कर दे रहा है और बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है यूपी से। बिल्कुल। और यहाँ पर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर हम देखिए मीनाक्षी की जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई ऐसी हॉट सीट थी उत्तर प्रदेश में जहां पर अभी फिलहाल बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है, और ये बहुत बड़ा झटका भाजपा के लिए यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा प्रदेश है कि जब यहाँ पर अयोध्या की गद्दी का जो है दिशा और दशा दोनों तय करता है। और उसके बाद राम मंदिर का इतिहास हमने देखा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां थी वो आश्वस्त नजर आ रही थी। बहरहाल मीनाक्षी, हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता अर्जुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। चलिए अर्जुन का भी रुख करते हैं। अर्जुन, बताइए क्या कुछ स्थिति है? 11 में से 9 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस नजर आ रही है। आंकड़े कहां कमी रहेगी इन 2 सीटों पर? जी, आपको बता दूं जिस प्रकार से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, और इनको अगर कहा जाए तो पूर्ण स्थायी नहीं है, क्योंकि अभी भी गिनती जारी है और कुछ आंकड़े और बदल सकते हैं। बहरहाल जो अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में समीकरण दिखता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि बस्तर का ये जो क्षेत्र है, बस्तर में लगभग 2 लोकसभा है और 1 लोकसभा जो बस्तर है और दूसरी लोकसभा जो है वो कांकेर की है। बस्तर लोकसभा की बात करें तो अभी भी यहाँ पे जो एनडीए के प्रत्याशी महेश कश्यप जी थे वो जो है आगे जो है चल रहे हैं, और कांकेर की अगर स्थिति बताते तो वहाँ पे अभी जो रुझान आ रहे हैं उन रुझान में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जो है आगे चल रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि देखें जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं आप देख सकते हैं, और पल पल के जो आंकड़े हैं वो जनसंपर्क के द्वारा दिए जा रहे हैं। बहरहाल एक सहयोगी हमारे साथ में है, उनसे जो है संवाद करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ चुनाव में दिखा था और चुनाव की बिंदुओं पे यानी जो जनता जनार्दन थी उन्होंने क्या कुछ देख करके अपना जो है मत का प्रयोग किया था। धीरेन्द्र, क्या कुछ लगता है, क्योंकि अभी भी आंकड़े स्पष्ट नहीं है और उतार चढ़ाव जो है बस्तर की सीटों पे वो लगातार दिखाई दे रहा है? देखिए, बस्तर की सीट में इस बार जो चुनाव हुए हैं वो काफ़ी रोचक देखने को मिले हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बस्तर की एक सीट है बस्तर लोकसभा, उसमें कवासी लखमा जो है कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, वो अभी पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरी जो सीट है कांकेर में, वहाँ पे भाजपा के जो भोजराव नाग हैं वो कांग्रेस के ब्रिजेश मंडावी से आगे चल रहे हैं। तो दोनों ही सीट में इस वक्त कांग्रेस पीछे चल रही है। हालांकि ये जो जीत का जो मतों का अंतर है वो काफ़ी नहीं है, लगभग 1400-1500 मतों से आगे कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं। वहीं पे लगभग 6000 मतों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रिजेश मंडावी कांकेर में चल रहे हैं। तो बस्तर में जो इसके पहले आपने देखा हो कि जब इसके पहले जब दीपक बैज यहाँ से सांसद थे वो लगभग 40,000 मतों से जीत अर्जित की थी। इसके पहले जब भी यहाँ पे चुनाव हुए तो हार जीत का अंतर लगभग 60,000-80,000 वोटों का रहा है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। भाजपा के महेश कश्यप जो एक हिंदुवादी नेता की छवि पूरे क्षेत्र में रखते हैं, वो मैदान में थे, नए प्रत्याशी थे। वहीं कवासी लखमा जो है कोंटा विधानसभा से 6 बार के विधायक हैं और कांग्रेस की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में उसमें मंत्री रहे। तो दोनों ही नेता जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और दोनों की साख जो है दांव पे लगी थी। जो महेश कश्यप है वो लगातार जो है धर्मांतरण को लेकर मुखर रोक के बोलते रहे हैं, तो वो मैदान में थे और कहीं ना कहीं वो कवासी लखमा को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, जो अभी लगभग 1500 मतों से 6वें राउंड तक आगे चल रहे हैं। जी अर्जुन, अगर बात किया जाए जो अभी समीकरण जैसा कि आपने बताया और पहले के अंतर के बारे में भी आपने मुझे बताया, तो पहले का जो अंतर है उस अंतर में क्या कुछ ऐसी तस्वीरें जो है जो लोगों ने सोचा नहीं था, वैसी तस्वीरें जो है देखें
जी बिल्कुल, जैसे कि बस्तर की जो सीट है उसको जो रुझान है, जिसके पहले एग्जिट पोल आए थे उसमें कांग्रेस को दिखा रहा था बस्तर की जो एकमात्र सीट है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी जो नए प्रत्याशी हैं, एक तरह से राजनीति में भी कहा जाए नए हैं, उनको किसी भी जो राजनीतिक का ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। सरपंच से और वो डायरेक्ट सांसद के चुनाव में उतरे हैं, तो कहीं बड़ा उनका जो है राजनीतिक कैरियर भी नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं कवासी लखमा को एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और जैसे जैसे आगे जो है सीट ईवीएम खुलते जाएंगी तो उसके आंकड़े हो सकते हैं बदलाव हो। अभी तो 1400-1500 वोटों का जो है आंकड़ा है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि कवासी लखमा जो कोंटा विधानसभा के विधायक हैं, कोंटा से लगातार जो है बढ़त बना के चल रहे हैं। वहीं केसकाल विधानसभा सीट है, वहां से उनको बढ़त मिली है, और बीजापुर विधानसभा से लगभग 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां से लगातार कांग्रेस पार्टी को लीड मिल रही है। और जो 5 विधानसभा है, चित्रकूट, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और चित्रकूट, ये जो है 5 विधानसभा, नारायणपुर, ये 5 विधानसभा सीट से जो है लगातार बीजेपी लीड बना रही है। लेकिन जो बीजापुर और सुकमा और केसकाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे काफी बड़े उससे मार्जिन से वहां पे कांग्रेस को वोट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो फंस चुकी है। किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोल सकते कि कौन इसमें जीत सकता है, और इस पर जो है पूरे प्रदेश की नजर है कि इस सीट को कौन जीतेगा। जी, तो देखें पूरे प्रदेश की नज़र है, और बेहद ही जिस प्रकार से जो है यहाँ पे जो आंकड़े वाकई में जो देखने को, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आंकड़े कहाँ तक पहुँचते हैं। जी, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को भी दे दें कि एक सीट पर जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है, और बाकी सीटों पर जी हाँ 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और देखिए रुझान है, और कुछ भी नतीजे हो सकते हैं, नतीजे यकीनन चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि 11 सीटों की अगर हम बात कर ले तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी मीनाक्षी कि सारी की सारी सीटें हमारे खाते में आएगी, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय बहुत लड़ाई कहीं ना कहीं एक सीट की है। लेकिन मीनाक्षी हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए नतीजे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और मैं बात कर रही थी सीएम की, कई जगह उन्होंने प्रचार किया और कई नेता यहाँ पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के जब मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, सत्ता बदली, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी था कि किस तरीके से हम लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस दें। और कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी जो मुखिया होते हैं प्रदेश के, उनके ऊपर, जो तमाम नेता होते हैं उनके ऊपर होता है, विधायकों के ऊपर होता है कि किस तरीके से हम अपनी एक पेट जनता के बीच में पहुंचाए, और क्या कुछ सकारात्मक तरीके से चीज़ें उनके दिमाग में कामों के जरिए डालें, ताकि जो नतीजे है वो हमारे सामने एक सकारात्मक रूप से सामने आए। और कुछ ना कुछ वही जो नतीजे है वो इस बार लोकसभा चुनाव में विधानसभा के बाद छत्तीसगढ़ में आते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि 10 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नेहा जी एक चीज और लगती है, जैसे कि अभी सुबह मैं डिप्टी सीएम को सुन रही थी वहाँ पर अरुण साहू को, तो वो कह रहे थे कि 11 की 11 सीटें जो है वो भाजपा के पाले में होने वाली है। हालांकि अब जो रुझान आ रहे थे वो 8 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस के आ रहे थे, लेकिन अब रुझान बदल चुके हैं, 10 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस हो गई है। तो लगता है एक सीट की जो लड़ाई है कसमकस है वो शायद बैलेंस हो। थोड़ा सा समय बचा है, हम भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, ये एक सीट क्या हो रही है। तो हमारे संवाददाता अंबिकापुर से बात जुड़े हुए हैं, और उन्होंने तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनसे भी बात की है। क्या कुछ कहना है उनका इलेक्शन को लेकर, मतगणना को लेकर, जरिए वो भी सुन लेते हैं। सरगुजा में प्रधानमंत्री जी का जनता पूरी तरह आशीर्वाद दे रही है, और सरगुजा में लोकसभा चुनाव में हम जीत के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ के और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर देखा जाए तो सिर्फ लुंड्रा विधानसभा से ही जो लीड कर रही है बीजेपी। अंबिकापुर की बात कर लूँ या तो आपका सीतापुर की बात करूँ, वहाँ तो बीजेपी लीड नहीं कर रही, क्या कारण मानते हैं? नहीं, अंबिकापुर और लुंड्रा दोनों में लीड है। सीतापुर में अभी कुछ चक्र के में हम पीछे हैं, जो आगे हो जाएंगे। अभी पूरे प्रदेश की बात कर लूँ, पूरे प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। अगर 11 विधानसभा लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा सिर्फ 2 में ही कांग्रेस आगे बढ़ पाई है। क्या मानते हैं आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा? देखिए 11 की 11 सीट का लक्ष्य है हमारा, और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का विश्वास मोदी जी के प्रति विधानसभा में जनता ने प्रकट किया है, ठीक उसी तरीके का विश्वास आप लोकसभा में देखें, और लगभग हम 11 सीट जीतने की स्थिति में हैं। कहीं थोड़ा बहुत ट्रेल कर रहे हैं 2 लोकसभा में, तो मेरे ख्याल से वो डिफरेंस 5-7 हज़ार का है, बहुत कम है, जो आने वाले चक्रों में उसको हम कवर करके 11 सीट में आएंगे।
सरगुजा में कितना अच्छा प्रदर्शन मान रहे हैं बीजेपी का? देखिए, सरगुजा में निश्चित रूप से यदि 1-2 विधानसभा देख लें तो 1-2 विधानसभा में 2-3 चक्कर में हम पीछे हुए हैं ज़रूर, लेकिन बाकी सभी 6 विधानसभा में बीजेपी की लीड है। अब चक्र जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मार्जिन जो अभी लगभग 60-70 हज़ार के ऊपर चल रहे हैं, हम ये अपने आप ऊपर जाएंगे, 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर हम जाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे, लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीतने की स्थिति है। अभी जिस प्रकार बीजेपी की स्थिति बनी हुई है, युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं का रुझान भी जो है अंबिकापुर में अगर देखा जाए तो उतना रुझान बीजेपी का नहीं दिख पा रहा, क्या मानते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि अंबिकापुर में 7वें राउंड की गिनती के बाद लगभग 14,000 से हम लोग आगे हैं। लुंड्रा में भी आगे हैं, सीतापुर में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि भैया ने कहा हम लोग आगे हो जाएंगे। रह गया युवाओं की बात, तो युवा पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के साथ है और विष्णुदेव साय जी के इस 6 महीने की अल्पकालीन सरकार, जिसमें से बहुत सारा समय आचार संहिता और बाकी चीज़ों में बीता है, एक विश्वास विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अर्जित किया है और युवाओं का पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार के साथ। सरगुजा में लगातार बीजेपी की बात कर रहे थे, बीजेपी लीड कर रही है यहाँ से अगर देखा जाए तो। अंबिकापुर से थोड़ा पीछे हालांकि चल रहे हैं, लेकिन सीतापुर से अपन काफ़ी पीछे चल रही बीजेपी, क्या मानते हैं? अंबिकापुर से हम थोड़ा आगे नहीं है, अभी मैं 7 राउंड का देख के आ रहा हूँ, 14,000 वोट से आगे हैं। सीतापुर में जैसे कहा कि अलग अलग इलाके का है, हमेशा हम कुछ पीछे ही रहते हैं, पर सीतापुर में निश्चित रूप से हम बढ़त प्राप्त करेंगे। 17,000 वोट से करीब हम विधानसभा जीते थे और लगभग वही लीड अंतिम गणना तक, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। भाजपा की कौन सी योजना काम आ रही है? भाजपा की बहुत सारी योजनाएं काम आ रही है। अटल जी जब शुरू किए थे अंत्योदय योजना, वो काम आ रही है, और प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं सभी जगह, वो काम आ रही हैं। और मोदी जी ने जो नारा दिया है हम सब मोदी के परिवार, तो एक परिवार की तरह पूरे देशवासी मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। और मुझे लगता है 350, अभी जो रुझान में आ रहा है 300, 350 प्लस भाजपा जाएगा। 400 पार का नारा था, कितना साकार होते दिख रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव का है कि 400 पार के को रोकने के लिए विपक्षी दल काम कर रहे हैं। उनको पहले से विश्वास था कि 272 तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन 400 न पहुंच पाए, इसके लिए प्रयास हो रहा था। तो हम अपने स्ट्रेटजी में पूरी तरीके से सफल रहे। पिछले इलेक्शन में हम लगभग 330 सीट से ऊपर एनडीए की थी। निश्चित रूप से इस बार 400 का लक्ष्य रखना हमारा नैतिक एक अधिकार भी था और हमको लक्ष्य रखना भी चाहिए। तो हम 400 का टारगेट जो कर रहे थे, वो 400 के टारगेट के लिए हम प्रयास किए हैं और मैं मानता हूं कि हम 330 से ऊपर ही सीट्स लेकर सरकार में आए। चरणों के बाद परिणाम इस प्रकार है। इस 400 के चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी 2,29,014, शशि सिंह कोराम इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,86,156, संजय कुमार बहुजन। तो देखिए, हमारे संवाददाता अब जुड़े हुए थे चंद्रशेखर अंबिकापुर से और आपने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक दल के जो नेता है वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि जो विश्वास था वो यहाँ पर कायम होता है। अरविंद कच्छप निर्दलीय 1333, उर्मिला सिंह निर्दलीय 1767, प्रिंस अभिषेक कुजूर निर्दलीय 2102, रामाधर सिंह निर्दलीय 3307, नोटा 8,756। अब तक कुल मत पड़े हैं 4,46,300। ऐसी योजना है जिसका लाभ देखिए, बात कमिटमेंट की होती है, बात विश्वसनीयता की होती है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो है वो अपने आप में लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है उसके ऊपर, और हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले 4 महीने में जो हम लोगों ने किया, 4 के अलावा जो कहा था वो किया है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, इस देश में छूटे हुए लोग उनको उठाने के लिए जो काम किया है, तो अपने आप में 10 साल अभूतपूर्व है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो जो ऐतिहासिक निर्णय हो, राम मंदिर का हो, 370A का हो, चाहे आवास योजना हो, या छत्तीसगढ़ में हमारे महतारी वंदन का योजना हो, किसानों के लिए रहा है, हर प्रकार से एक विश्वसनीयता का प्रतीक कोई है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, उस पर लोगों ने विश्वास किया है। एक विधानसभा वार की अगर बात करूं, अभी लुंड्रा विधानसभा में जो विधायक बलवंत मोदी का, वहाँ से बीजेपी काफ़ी लीड कर रही है, क्या मानता हो? वही जो आपका सीतापुर क्षेत्र है, वहाँ भी बीजेपी की विधायक है, वहाँ से पीछे चल रही है, कैसे देखते हैं दोनों को?
देखिए, सीतापुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो हम पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब भारी अंतर से जीते थे, 1,59,000 वोट से हम लोग जीते थे इस लोकसभा चुनाव में, और सीतापुर हम पिछड़े थे। तो कहीं कहीं कुछ बातें रह जाती हैं, प्रयास होगा। और अभी भी चूंकि चुनाव गणना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आधे में है, तो उम्मीद है कि हम बराबरी पर या उसके आगे सीतापुर में भी करेंगे। रह गई लुंड्रा की बात, लुंड्रा में काम लगातार हो रहा है और मैं यह विश्वास बताना चाहूँगा कि जो वहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने पहले बजट सत्र में ही काफ़ी बजट के काम, बजट में स्वीकृत लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र काम करा लिए हैं। साथ ही साथ प्रदेश की जो योजनाएं हैं विष्णु साय जी की जो सरकार है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे जगह हो रहा है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि लगभग सभी जगह से हम अच्छे मार्जिन से चुनाव में गेन करेंगे। वो तो दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जो लीड कर रही है बीजेपी, वहाँ से जो क्षेत्र है काम तो लगातार दिख रहा है। क्या बोलना चाहेंगे वहाँ की जनता को? लुंड्रा की जनता ने 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और हमारे विधायक बड़े मार्जिन से चुन के आए, 24,000 से चुनकर आए थे और अच्छा काम हो रहा है और सभी अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि सारे गरीबों के रोजगारोन्मुखी, गरीबों को उन्मूलन के जो कार्य करने हैं, लगातार सब लोग मिलकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, उनका चेहरा है। मुझे उम्मीद है कि लुंड्रा सहित 8 विधानसभा में और सरगुजा के 3 विधानसभा में हम 6 मार्जिन। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है वो हमारे सामने अभी तक सामने आ रही है कि 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और एक पर कांग्रेस। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है रुझान के बाद नतीजे भी अब सामने आ गए हैं। मीनाक्षी और झालावाड़ से जो भाजपा प्रत्याशी है दुष्यंत सिंह वो जीते हैं, ये नतीजे सामने आए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जयपुर शहर से मंजू शर्मा ने जीत दर्ज की है। ये नतीजे हमारे सामने आने लगे हैं। कांग्रेस से प्रताप जो है वो हार गए हैं और मंजू शर्मा जो है भाजपा की कैंडिडेट जो थी वो यहाँ पर जीत दर्ज की है, उनकी जीत हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब नतीजे भी जो है वो सामने आने आने लगे नेहा जी, उसका जो अब जो काफी ज्यादा कसमकस चल रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत हासिल कर अब वो खाता खोल दिया जी। और चलिए हमारे साथ हरियाणा समाज संवाददाता कमल हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। कमाल, बताइए क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि देखिए अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आप वहां पर हैं, जरा बताइए क्या कुछ स्थिति है, क्या नतीजे हो सकते हैं? हरियाणा में 10 सीटों में से 5 सीटों पर अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं और 5 सीटों पर अभी का जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 90,000 वोटों से आगे चल रहे और रोहतक सीट से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो महिला पहलवान का जो प्रदर्शन रहा और दूसरा किसान आंदोलन का जो है वो भी एक बड़ा समूह जो कहीं ना कहीं है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है और इसका असर भी हम लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं। चूंकि अब काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है, रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस जो है बराबर की टक्कर देगी, लेकिन बीजेपी की राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अभी कुछ सीटें हैं जिन पर मतलब बीजेपी जो है ना बहुत ही कम मार्जिन से आगे है, जैसे सोनीपत लोकसभा सीट है और 1-2 सीट है और इसमें अभी बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया कमाल हमसे जुड़ने के लिए। अपडेट हम आपसे लेंगे। बहरहाल यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे कुमारी शैलजा का जिक्र अगर हम यहाँ बात कर ले तो वो सीटें भी ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। कुल मिला के अगर हम नतीजों की बात करें, रुझानों की बात करें तो कांग्रेस जो है, जैसे मीनाक्षी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। मीनाक्षी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो महिला पहलवानों का रहा। हमने भी देखा, आपने भी देखा। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि किसान आंदोलन, बिल्कुल जो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए वोट बैंक अगर कोई है तो वो जाति बिल्कुल। और बिल्कुल और मीनाक्षी यहाँ पर हम लखनऊ का भी जिक्र कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बताइए क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को उत्तर प्रदेश से है और जिस प्रकार से हमने राम मंदिर का यहाँ पर उद्धार देखा, प्राण प्रतिष्ठा देखी और उसके बाद लोकसभा चुनाव, बहुत ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर थी, लेकिन टक्कर जो है वो यहाँ पर बीजेपी कम देती हुई नजर आ रही है। आकाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, जिस तरीके से उम्मीदें लगाई गई थी राम मंदिर को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां नेक टू नेक फाइट रही थी
उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दी है। चाहे वो सुब्रत पाठक की बात करी जाए, डिम्पल यादव को हराया था उन्होंने, अखिलेश यादव की वाइफ को हराया था, उनको कहीं ना कहीं इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है कि लगातार वो पीछे चल रहे हैं। बाराबंकी की बात करी जाए, मोहनलालगंज की बात करी जाए, वहां से जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर लड़ रहे हैं, पिछली बार जीते थे, इस बार कहीं ना कहीं उनकी सीट फंसती नजर आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से कहीं ना कहीं 40 के आसपास सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रुझानों में देखा जा रहा है कि 35 से 40 के आसपास बढ़त उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक होने का फैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और जो रोजगार की बात को लेकर के युवा लगातार अग्रसर था, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। आकाश, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 40-80 सीटें हैं, 40-40 का आंकड़ा बहरहाल यहाँ पर रुझानों के जरिए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और सपा बसपा के लिए यहाँ पर फायदे वाली बात हो सकती है, लेकिन कमी की अगर हम बात कर ले, कहाँ कुछ कमी रहेगी? चूंकि देखिए अगर हम अमेठी की बात कर ले, स्मृति ईरानी की सीट की बात कर ले, या फिर कई ऐसी सीटें जिसके हम यहाँ पर जिक्र कर ले, वो दिग्गज नेता जिसको हम आंख मूंद कर बोल सकते थे कि ये जीतेंगे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में कमी रह गई है, या उनका चेहरे को लेकर या फिर उनके काम को लेकर क्या वजह है जो जनता इनसे किनारा करते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरीके से सुब्रत पाठक की अगर बात करी जाए, नामी चेहरा थे, उनका जो जनता में रुझान है, क्योंकि हम तो ग्राउंड रिपोर्ट पे भी गए, ग्राउंड में भी जनता का यही कहना है कि 5 साल में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काम नहीं हुआ। स्मृति ईरानी की बात करिए, अमेठी से उन्होंने काम बहुत किया, लेकिन गठबंधन होने से जिस तरीके से कम मार्जिन से जीती थी, तो जो गठबंधन हो गया, सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जब वोट एक साथ पड़ा, तो वो मार्जिन कहीं ना कहीं कम हुआ। इस वजह से अभी भी स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। बात करी जाए अगर बाराबंकी की, तो बाराबंकी में जिस तरीके से जो पूर्व सांसद थे, उनका जो वीडियो लीक हुआ था और उसके बाद उनका टिकट कटना, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर था, वो और पीएल पुनिया के जो बेटे थे वो एक बड़े नेता रहे हैं, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं वहाँ पर बाराबंकी में एक बड़ा वोट बैंक है। तो जो गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ पर भी फायदा हो रहा है, और गठबंधन का कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों को नुकसान करने में जरूर भूमिका निभा रहा है। जी बिल्कुल। आकाश, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो तमाम तरीके के आरोप जो उन्होंने भाजपा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजनेताओं पर भी लगाए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने निशाने पर लिया था, योगी आदित्यनाथ को भी लिया था, और ये एक वजह हो सकती है क्योंकि इसके बाद हमने देखा था कि जो परसेंटेज था मतदान का जो परसेंटेज था, वोटिंग, वो भी यहाँ पर कम हुआ था। क्या एक ये भी वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर हम कार्यों की बात करें, विकास कार्यों की बात करें तो सांसद है, जब जीतता है तो वो सीधे दिल्ली का ही रुख करता है, और काम की बात अगर हम कहें तो वो आम जनता और खास सब कोई जानता है कि कितना काम होता है। बिल्कुल नेहा, देखिए सांसद दिल्ली को रुख जरूर कर लेता है, लेकिन अपने अगर लोकसभा क्षेत्र में वो विकास कार्य नहीं करेंगे तो जनता कहीं ना कहीं उनसे रूठ जाएगी। 5 साल बाद उसका जवाब जरूर देती है जनता, और जनता है सब जानती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं, उन्होंने चाहे वो एयरपोर्ट की बात करी जाए या फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया, कई ओवर ब्रिजेस का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडी गठबंधन से रविदास मल्होत्रा है, राजधानी लखनऊ के मध्य से विधायक है, कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से समर्थन मिल गया। चलिए, शुक्रिया आकाश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए जालून से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए, चलिए उनका भी रुख करते हैं। बताइए क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश आंकड़े जो है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, टाई होता हुआ नजर आ रहा है। में जो लहर है इस समय, जो सपा की सीट 13,365 वोटों से आगे है। यहाँ इस समय भानु प्रताप वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनसे 1300 कुछ वोटों से नारायण दास अहरवाल जो इंडिया गठबंधन सपा के प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि जो 80 सीटें हैं उसमें से 40 जो है वो भाजपा को जाती हुए नजर आ रही है, और जो 39 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर। जी
बुंदेलखंड में इस समय इंडिया गठबंधन को बहुत ही अच्छी बढ़त मिली और भाजपा को यहाँ पर लॉस हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं यहाँ पर यही बोल रही थी कि जो टक्कर है इसे कहते हैं कि कांटे की टक्कर, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश वो राज्य यहाँ पर शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर तमाम तरीके का प्रचार किया, हर एक स्टेट पे पहुंचे, प्रचार किया, लेकिन जो उम्मीद थी यहाँ पर लोगों को भाजपा से वो बहुत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं अगर हम कहें मीनाक्षी, तो यहाँ पर लोगों ने सीएम को और जो भाजपा के कैंडिडेट्स है, जो नेता है, चाहे विधायकों की बात कर ले, मंत्रियों की बात कर ले या फिर हम सांसदों की बात, उन्हें अपने सराखों पर बिठा के रखा था और कई सारी ऐसी उम्मीदें थी। हालांकि जमीनी स्तर पर बहुत हद तक काम हुए भी है, लेकिन ये जो नतीजे है ये वो आंसर दे रहे हैं, ये वो जवाब दे रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बिल्कुल। नेहा जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जैसे आकाश जो हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने बात की थी एंटी इनकम्बेंसी का पेपर लीक हुआ था यूपी में, बिल्कुल इसका भी बड़ा असर देखने को मिला। और सबसे दूसरी बात ये कि यूपी में राम मंदिर का निर्माण हुआ, सारे स्टेट्स में, सारे राज्यों में राम मंदिर मुद्दा बनाया गया, उससे वोट बैंक जो है वो इकट्ठा किया गया और राजनीति की गई उसमें तमाम। तीसरी बात ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो है वो दूसरे नंबर पर आती है पीएम नरेंद्र मोदी के बाद में। बिल्कुल। अब उनका चेहरा जो है बाकी स्टेट में यूज करके जो है आप उसको ये कहें कि इस्तेमाल करके वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अब यूपी में ये जो कड़ाके की टक्कर हमको देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसने कहीं तो चूक की है। बिल्कुल। और चलिए, हरियाणा से स्टेट हेड राजकुमार सैनी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं मीनाक्षी। राजकुमार जी, बताइए क्या स्थिति है? देखिए, क्योंकि अभी तक के जो रुझान है पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टक्कर है इंडी गठबंधन की कांग्रेस की, विपक्षी दलों की भाजपा से टक्कर है और यही स्थिति कहीं ना कहीं वहां भी नजर आ रही है। बहरहाल हरियाणवी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है ये, और जिस तरीके से ये लगातार जो एक टक्कर, एक मुकाबला चल रहा है, टक्कर भी क्या कहेंगे, टक्कर के अलावा तो एक मुकाबले की बात करेंगे, जो कि हरियाणा के बीजेपी और कांग्रेस की लगातार जो जबरदस्त टक्कर चल रही है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर जो अंबाला में हैं, जो वरुण चौधरी जी हैं, वरुण चौधरी हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, इस समय सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं वो, क्योंकि जो बंदो कटारिया है अंबाला से बीजेपी की, वो 2,05,129 वोटों से वो पीछे चल रही हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो वहां पर नवीन जिंदल जी हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो कि लगातार आगे चल रहे हैं। और अगर ऐसी ही बात करें हम सिरसा की, वहां पर भी लगातार जो कुमारी शैलजा जी हैं वो भी आगे चल रही हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी में जो अशोक तंवर जी हैं वो भी लगातार पीछे चल रही हैं। अगर हिसार की हम बात करें तो हिसार में भी लगातार जयप्रकाश हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कि 1,33,074 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में मनोहर लाल खट्टर, जो कि हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी जनता का जो समर्थन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगातार मिल रहा है। और नेहा, एक सबसे बड़ी बात करूं तो हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर एक जबरदस्त मुकाबले की टक्कर चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि 10-18 राउंड हो चुके हैं, 18 राउंड होने में अभी 12 राउंड हो चुके हैं, जिसमें अभी 6 राउंड बाकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी जो है अभी 7 सीटों पे लगातार आगे चल रही है। ये सबसे बड़ी अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी जो है 7 सीटों पे लगातार आगे चल रही है, और जो 3 सीटों पे जो कांग्रेस है वो अभी पीछे चल रही है। हालांकि 3 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त करी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ ही क्षण रह गए हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल सामने क्लियर हो जाएगा। और जनता का समर्थन किसको जाता है ये अभी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपके सामने क्लियर होएगा। बिल्कुल, इसीलिए राजकुमार जी मैंने यही कहा है कि अब हरियाणवी लोगों की मन की बात भी कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल हरियाणा की बात की, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो बहुत अतरंगी होती है, उनकी भाषा या फिर उनकी वेशभूषा वो बहुत अलग होती है। बिल्कुल। और फिलहाल साधना न्यूज पे लगातार अपडेट जारी है, और चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।